12th की मार्कशीट है ये मेरी, जज कर लीजिए मुझे। मेरे मैथमेटिक्स में जो मेरे क्लास का टॉपर था, जिसके मैं 3 बार नेशनल गया हूं, तो जो डर है ना, यही आपको मेहनत करवाएगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारी क्वेरी आ रही है। My strategy has been always to break them into points. पहली बात तो ये है कि एनसीईआरटी ही हमेशा मेन फोकस रहना चाहिए। तो आप ये चीज 45 डेज पहले स्टार्ट करके, बहुत कुछ अलग नहीं है, अपने को 75% और डेली बेसिस पर बच्चों 5-7 क्वेश्चन, वो शुरू के 2-3 पेज देखता है, शुरू के 2 या 3 पेज में डिसाइड, शुरू में अच्छे से प्रेजेंट करो अपने आप को। आप एक काम करना, आप YouTube की ये वाली प्लेलिस्ट खोलना, तो आपको फिजिक्स से डर ही खत्म हो जाए। सबसे बेस्ट तरीका है 12th की मार्कशीट है ये मेरी, जज कर लीजिए मुझे और बताइए कि इस मार्कशीट से मेरे फ्यूचर के बारे में क्या पता लगता है आपको। क्योंकि बेटा इसके बाद जो भी हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। जी हाँ बेटा, आज मैं जहां पर हूं, कल आप यहीं पर होंगे, और आप आज जहां पर हैं, मैं कल वहां पर था। तो शायद मैं ये मानता हूं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से मैं आपको बहुत अच्छे से निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने जो किया, अगर आप वही करेंगे तो बच्चों आप इस सिचुएशन से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप मेरी मार्कशीट के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई साहब, मैंने इंग्लिश में मात्र और मात्र 65 मार्क्स स्कोर किए थे। इसके बाद क्या हुआ पता? इसके बाद मैंने जब टीचिंग स्टार्ट करी तो ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट करी यूएस में। यूएस में एक सब्जेक्ट होता है एपी फिजिक्स, एपी बी होता है। उधर पे यूएस के बच्चों को प्योर इंग्लिश में पढ़ाया। आगे देखिए, मेरे मैथमेटिक्स में 61 मार्क्स थे, फिजिक्स में 72, केमिस्ट्री में 67 और आईपी में 93, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। आई वाज वेरी गुड इन कोडिंग। लेकिन आज की बात करूं ना, आज जो मेरे क्लास का टॉपर था, जिसके 91% आए थे बच्चों, वो आज स्ट्रगल कर रहा है। आप देखिए, आज स्ट्रगल कर रहा है 91% लेकर आईटी में। मैंने 12th के बाद 3 बार गेट निकाला, क्वालिफाई किया। गेट क्या होता है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। जैसा आपका नीट पीजी होता है एमबीबीएस के बाद हायर स्टडीज के लिए, वैसे ही इंजीनियरिंग में एमटेक करने के लिए गेट होता है और पीएसयू में जाने के लिए गेट होता है। मैंने आईआईटी इंदौर रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरे हायर एस्पिरेशंस थे, मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था। अब आप सोचो, ये एक एवरेज बच्चे की मार्कशीट दिख रही है, यानी सवाल ये उठता है कि मैं एवरेज क्यों था? क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था, मैं आधे से ज्यादा टाइम फील्ड पे रहता था। सर क्या करते थे? आई वॉज अ नेशनल हैंडबॉल प्लेयर। मैं 3 बार नेशनल गया हूं, 1 बार एसडीएफआई स्टैंड बाय रहा हूं। जिसको नहीं पता एसडीएफआई क्या होता है, अगर आप केंद्र विद्यालय में हैं तो आपको पता होगा कि नेशनल के बाद आपका सिलेक्शन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए होता है, जहां उसके बाद फर्दर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो अंडर 19 खेलते हो, राइट? तो मैं नेशनल हैंडबॉल प्लेयर था। साल में 6 कैंप जाया करता था। सुनिए कौन कौन से। एक स्काउट का कैंप रहता था, तृतीय सोपान तक वो गया। एक एडवेंचर कैंप केवी में होता है, उसमें मेरा फिक्स था कि भाई एक एडवेंचर कैंप जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे ही गाइड करना रहता था। उसके बाद बताऊं तो स्पोर्ट्स के 4 कैंप होते थे। एक होता था क्लस्टर, उसके बाद होता था रीजनल, उसके बाद होता था प्री नेशनल कैंप और उसके बाद होता था नेशनल कैंप। तो ऐसे 6 कैंप में जाया करता था। अब आप सोचो, अगर मैं 6 कैंप जा रहा हूं और स्पेशली स्पोर्ट्स में, तो जब मैं स्कूल जाता था क्या मैं क्लास में रहता था? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए दिन भर फील्ड पे रहना पड़ता था। मैं 3 या 4 बच्चों में था जो उस पर्टिकुलर स्कूल केंद्रीय विद्यालय इटारसी से नेशनल जाया करते थे। तो उसमें स्कूल का भी बेनिफिट होता था, स्कूल का भी नाम होता था, तो मुझे परमिशन मिल जाया करती थी फील्ड पे रहने के लिए। तो इन सब से मेरे एकेडमिक्स पे क्या फर्क पड़ता था? मैं क्लास नहीं ले पाता था, मैं नोट्स मेरे कभी भी कंप्लीट नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूं लेकिन मैं क्लास में नहीं रह रहा हूं, मैं फील्ड पे रह रहा हूं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओ, आप भी कहीं ना कहीं इन्हीं सिचुएशंस में फंसे हुए हो। आइए बताता हूं कैसे। पहले तो कनेक्ट करके बताता हूं कि अगर इन सब के बाद भी मैं 71% कैसे ला पाया 12th के अंदर। 71 उस पर्टिकुलर टाइम पे 2011 में अच्छे मार्क्स माना करते थे, बहुत अच्छे मार्क्स होते थे। मतलब बहुत तो नहीं, अच्छे कहना ज्यादा सही रहेगा। मेरी क्लास का टॉपर 91% लाया था उस पर्टिकुलर टाइम पे, 2011 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आप सोचो, इन सब के बाद मैंने कैसे मैनेज किया, है ना? हमारे और आपके बीच में क्या कॉमन है? मैं बार बार कह रहा हूं, आप जहां पर हो मैं कल वहां पर था। ये चीज रिलेट कैसे करवाऊं? देखिएगा, आप 100% रिलेट करेंगे बच्चों। मैं ग्राउंड पे रह के टाइम निकाला करता था। स्कूल जाता था, क्लास में नहीं बैठता था, मैं ग्राउंड पे रहता था। आप स्कूल नहीं जा रहे हो, यानी आप भी क्लास नहीं ले रहे हो, आप कोचिंग में बैठ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके स्कूल की क्लासेस मिस हो रही है ना? मेरे भी नोट्स कंप्लीट नहीं रहते थे बेटा, आपके भी स्कूल के नोट्स नहीं बने हुए हैं। आगे की बात अगर मैं करूं तो बच्चों,
मैं भी स्कूल की क्लास नहीं लेता था, आप भी स्कूल की क्लास नहीं ले पा रहे हैं, यानी अल्टीमेटली आपकी भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो बताइए जहां मैं था आप आज वहीं हो या नहीं हो, हाँ या ना? ऑब्वियसली सर। तो बात आती है कुछ चीजें ध्यान में रखने के लिए। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि आपको स्कूल और कोचिंग कैसे मैनेज करनी है। कुछ चीजें ध्यान में रखो ताकि आपके ऊपर ना लोड, आपके ऊपर टेंशन कम आए, आप प्रेशर कम लो आगे क्या करना है उसका। सबसे पहले बच्चों, आज मैं यहां पर हूं, जहां पर भी हूं, यहां पर आज कोई 12th की मार्कशीट की बात नहीं करता। 12th की मार्कशीट कॉलेज एडमिशन में लास्ट टाइम काम आई थी, उसके बाद कहीं काम नहीं आई। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था, उसके पोर्टल पे अपलोड करने के काम आती थी। बस आपके 65% से ऊपर है तो आप एलिजिबल हो सारे के सारे लगभग कंपटीशन देने के लिए, है ना? तो कॉलेज के बाद 12th की मार्कशीट प्राय कहीं काम नहीं आई तो लोड मतलब मेरे भाई ज्यादा। दूसरी चीज, आपको जो डर है ना, यही आपको मेहनत करवाएगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारी क्वेरी आ रही है, सर हाफ ईयरली आने वाली है, सर एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, सर कैसे प्रिपरेशन करूं, क्या करूं, सब बताता हूं। लेकिन ये जो डर है ना आपके अंदर बेटा, ये जरूरी है, क्योंकि यही डर आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है, आपको स्कूल और प्रिपरेशन साथ साथ मैनेज करना है, ध्यान रखना है। आप ये मत करना कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके प्रिपरेशन छोड़ दो और सिर्फ स्कूल का देखो। नहीं, मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे से सुन लेना। आप स्कूल और प्रिपरेशन दोनों साथ साथ मैनेज कर लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे क्या है पता आपको, कि जितनी जरूरत आपको है रिजल्ट की, उतनी ही जरूरत आपके स्कूल को है आपके रिजल्ट की। क्यों? क्योंकि उनको भी तो बताना है कि भाई हमारा स्कूल अच्छा है, हमारे स्कूल से कोई फेल नहीं होता है। तो बस आपको यह ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल मार्क्स स्कूल वाले देंगे। आप एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करो टीचर के साथ, लड़ाई मत करो, दंगे मत करो उसके साथ, नहीं तो आजकल की जनरेशन अड़ जाती है। बेटा फायदा आपका ही है, आपको भी मार्क्स की जरूरत है, आपके स्कूल को भी आपके मार्क्स की जरूरत है, तो वो बढ़वाएंगे ही बढ़वाएंगे, उनको भी तो रिजल्ट दिखाना है ना। तो बाबू लोड मत लो ज्यादा, आराम से। मैं ऐसे ही सोचता था, यही थिंकिंग आपको भी बता रहा हूं। अब बात आती है कि भाई मैंने क्या किया, पहले सोचो क्या करना है। सबसे पहली चीज बच्चों, जनवरी से बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। जनवरी से, अभी लोड नहीं लेने का रे बाबा, मस्त रहने का। फाइनल एग्जाम अपन बहुत आराम से निकालेंगे, हाफ ईयरली में थोड़े बहुत मार्क्स यहां वहां से आप मैनेज कर लेंगे। आई नो, मैं आपको फाइनल रेस कैसे दौड़नी है वो बता रहा हूं। जनवरी से आराम से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, लेकिन ध्यान रखना आपको पैरेलल लेके चलनी है। आपकी प्रिपरेशन और आपकी बोर्ड प्रिपरेशन, नीट, जेई, सीयूईटी की प्रिपरेशन और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलेंगी। ऐसा मत करना गलती से भी कि आप किसी एक को छोड़ दो। इसके आगे की बात करूं तो भाई कैसे करना है, देखिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश एक ऑप्शनल रहता, फिजिकल एजुकेशन मैंने आईपी लिया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में तो था, तो मैं वो अलग से नहीं पढ़ना चाहता था। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मेरा नॉलेज अच्छा, मतलब मेरा आप कह सकते हो इंटरेस्ट था फिजिकल उसमें, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में, आईपी में, तो मैंने वो लिया था, फिजिकल एजुकेशन नहीं था। और ये 3 आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहले ये 2 आपके जो सब्जेक्ट है इनको मैं आपको बताता हूं। इनको अराउंड 45 डेज पहले आप चालू करना, अच्छे से पढ़ना। यानी आपका मार्च में एग्जाम होना है तो आप जनवरी एंड से कहीं ना कहीं स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश पढ़ना। बात आती है कैसे पढ़े इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। सबसे बेस्ट तरीका है, वाईटी पे बहुत सारे चैनल से बेटा, आप वहां पर जाके इनके लेक्चर देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपके चैप्टर्स को हिंदी में एज अ स्टोरी टेलिंग बता देंगे और आप उनको बच्चों अपने माइंड में एनिमेट करो। मैं ये कह रहा हूं कि जो एनिमेटेड चैनल हैं वो अच्छे हैं, जो आपको एनिमेशन दिखा रहे हैं वो अच्छा है, बट मैं बोलूंगा नेग्लेक्ट करो उनको। आप स्टोरी सुनो और अपने माइंड में एनिमेशन बनाओ, तो आपका माइंड ज्यादा टाइम तक उस पर्टिकुलर स्टोरी को रिटेन रख पाएगा, है ना? तो आप ये चीज 45 डेज पहले स्टार्ट करके बहुत आराम से ला सकते हैं, आपको लोड नहीं लेना है। अब बात आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, आप ऑलरेडी इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अलग से डरने की जरूरत नहीं है। मानो जो आपके नीट, जेई का सिलेबस है, सीयूईटी का सिलेबस है, कहीं ना कहीं वही सिलेबस आपकी एनसीईआरटी, आपके स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन का है, बहुत कुछ अलग नहीं है। अपने को 75% मिनिमम से मिनिमम टारगेट करो, दैट इज मोर देन इनफ टू गेट यू इनटू अ एग्जामिनेशन। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के लिए काफी है, लोड मत लो दोनों का अलग से। मैं फिर बता रहा हूं और बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं। अब बात आती है कि सर प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बोर्ड के लिए क्या एक्स्ट्रा करें? बेटा बोर्ड के लिए आपको राइटिंग स्किल्स डेवलप करना पड़ेगी। मैं यही करता था बेटा, मैं जनवरी से बैठता था क्योंकि दिसंबर तक तो कैंपिंग में निकल जाता था, कुछ नहीं पढ़ता था। मैं फ्रैंकली कह रहा हूं, यहाँ खड़े होकर मेरे टीचर्स ऐसे ही पास कर दिया करते थे कई बार तो मेरे को। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई ये क्लास का रिजल्ट खराब करेगा। मैं क्लास का रिजल्ट खराब कर देता था। क्यों? अरे भाई जब मैं स्पोर्ट्स में हूं तो मैं क्लास कैसे मैनेज कर सकता था? मेरे टीचर इतने समझदार थे,
तो कई बार वो ऐसे ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया करते थे इंटरनल एग्जामिनेशन में, और उनको पता था कि ये 2 साल से तो भाई फाइनल में निकाल ही ले रहे हैं। मेरे 10th में तो और कम मार्क्स थे बेटा, 65% अराउंड थे, 65 या 67% थे मेरे 10th में। तो वो समझ गए थे कि भैया ये निकाल लेगा कैसे ना कैसे करके। तो फाइनल एग्जाम के ऊपर जब मैं, क्योंकि दिसंबर में कैंपिंग खत्म हो जाते थे, नेशनल वगैरह हो जाते थे, जनवरी मिड से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता था। मैं क्या करता था पता आपको? नोट्स तो रहते नहीं थे, मैं कुंजी आती थी उस टाइम पे, छोटी छोटी ऐसी गाइड आती थी जिसमें PYQ, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स रहते थे और सॉल्यूशन वाले रहते थे, मैं वो ले लेता था 10 साल के सॉल्यूशन वाले, बता रहा हूं सॉल्यूशन वाले 10 साल के पेपर ले लेता था, और डेली बेसिस पर बच्चों 5-7 क्वेश्चन फिजिक्स के करता था, 5-7 केमिस्ट्री के करता था, और 10-12 क्वेश्चन मैं मैथमेटिक्स के करता था। आप बायो के हो तो आप बायो के कर लेना, है ना। मैं मैथमेटिक्स के करता था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट मैं प्रॉपर वे में लिखता था। मेरी कॉपी आज भी आप देखते हो, जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं इजीएस्ट लैंग्वेज में, तो प्रॉपर वे में लिखता हूं हर चीज। वो आदत मेरी वहीं से आई हुई है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर मेहनत कर रहा था, प्रॉपर वे में आंसर कैसे लिखते थे ये सीख रहा था, और उसी की प्रैक्टिस करता था। मेरी कॉपी में बड़े अच्छे से रखता था भाई। उस टाइम पे भी मैं अपनी कॉपी में 3 टाइप के पेन यूज करता था, ब्लू, ब्लैक और रेड। ग्रीन अलाउड नहीं रहता था, तो ब्लू ब्लैक यूज कर लेता था, कभी कभी रेड कर देता था, ताकि कोई चीज हाईलाइट करनी है तो उसको अलग से बता सकूं, है ना। रेड कभी कभी नहीं लेकर जाने देते थे, तो मैं पिंक लेके जाता था, स्पार्कल वाला, मैं आपको बता दे रहा हूं आज, है ना। तो भाई मैं प्रॉपर वे में लिखता था। बात आती है कि सर राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप करवानी है, ये भी तो जरूरी है ना। राइटिंग स्किल्स डेवलप करवानी है बच्चों, देखो मैं आपको एक प्रोटोटाइप बताता हूं। लेट्स से कि अब आप इस स्टेज पर हो, जनवरी में आ चुके हो, 5-5, 7-7 क्वेश्चन डेली करो, मोर देन एनफ है। लेकिन ये कौन से क्वेश्चन लेना चाहिए ये भी बता दे रहा हूं। जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना, वो दिख जाएंगे आपको, वो कुंजी में, वो आपकी गाइड में बाजू में लिखा रहेगा, ये इतने साल में इतनी बार पूछा गया, 2001, 2002, 2005, 2006। तो जिसमें जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना, उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करना, लिख कर। मैं फिर कह रहा हूं, माइंड में मत घुसाना, लिखना एक एक लाइन जैसा आपको कॉपी में लिख कर आनी। अब मैं एक प्रोटोटाइप से बताता हूं कि लेट से आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है फिजिक्स का। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, उसका गिवन लिखोगे कि भाई गिवन क्या है। गिवन में पॉइंट टू बी नोटेड, बेटा मास पूरा लिखना है, ऐसा मास, और फिर उसका सिंबल और उसका जो भी जितना देकर रखा हुआ है। फिर लेट्स से फोर्स दिया हुआ है, फोर्स, उसका सिंबल और जितना देके रखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, आपकी क्वांटिटी और उसके लिए आप कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो इसमें ही आ जाएगा। उसके बाद क्या फाइंड करना है, बकायदा लिखना। मैंने जैसे यहां पे लिखा हुआ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, उसका सिंबल क्वेश्चन मार्क। अब इसके आगे कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा, फॉर्मूला सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करना, F इज इक्वल टू ma। अब देखो यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, दिस इज मोर देन इनफ। क्यों? क्योंकि मैंने F क्या है, फोर्स, M क्या है, मास, A क्या है, एक्सेलरेशन ऊपर बता चुका हूं। अब डबल से नहीं बताना है। इसके आगे जाऊं तो कैलकुलेशन करिएगा बच्चों आप। एस बी नो, ये बात ध्यान रखना, ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एस बी नो, ये जो आप ये सिंबल यूज करते हो, इनका यूज करिए। एस बी नो, देयरफॉर, सिंस, ये सब लिखो बकायदा अच्छे से। भाई बोर्ड्स के इन सब के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। कैलकुलेट किया आपने बकायदा, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम लिखा, यहां से ए इज इक्वल टू इतना आया और आंसर निकाल दिया। यहां नहीं रुकना है, आपको लिखना है बकायदा आंसर। ये ब्लैक से लिखेंगे, ये ब्लैक से, ये ब्लू से लिखेंगे, सब व्हाइट वाला, है ना। अब आंसर लिखना बकायदा, ये ब्लैक से लिखा, फिर ब्लू से। द एक्सेलरेशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज इतना। भाई आपने इतना कर दिया ना, आपका टीचर गदगद हो जाएगा। वो आपके 1 या 2 क्वेश्चन देखेगा, उसके बाद में आपको मजे बताता हूं क्या होगा। फिर वो ये सब नहीं देखेगा, वो सिर्फ आपका ये देखने लगेगा आगे जाके, अरे यार ये वाला न्यूमेरिकल तो देख, आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो नीट या जेईई में आप यही तो कर रहे हो, आंसर सही ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। 1-2 क्वेश्चन के बाद जब उसको दिखेगा कि तू भाई हर क्वेश्चन ऐसा लग रहा देख रहा है, क्योंकि मैंने भी स्कूल की कॉपी चेक की है ना, इसलिए मैं बता सकता हूं आपको कि एग्जैक्टली टीचर की साइकोलॉजी क्या होती है कॉपी चेक करते टाइम। वो शुरू के 2-3 पेज देखता है, शुरू के 2 या 3 पेज में डिसाइड हो जाता है कि मेरे को आगे कैसे नंबर देने हैं। हो जाता है मेरे भाई, यही सत्य है भाई। उसको दिन की 200 कॉपी चेक करनी है, एक कॉपी का 10 रुपए मिल रहा है, उसको 2000 रुपए मिलेगा। आपको क्या लगता है वो 200 कॉपी दिन की 1 दिन में चेक कर लेगा अगर अच्छे से करेगा तो? सोच इस बात के ऊपर और समझ। शुरू में अच्छे से प्रेजेंट करो अपने आप को, तभी जाकर बेटा आप आगे, वो ऑटोमेटिकली नंबर देगा। यार ये मस्त बंदा, यार 1 नंबर इसने मेरे 5 मिनट बचवा दिए। उन्हें पट कॉपी चेक करी, वो फिर सिर्फ आपका ये देखेगा, फिर वो ये चेक नहीं करेगा, वो देखेगा आंसर आया, हाँ फुल मार्क्स देने का, बाबा इसको बहुत मस्त बच्चा है, ऐसा करेगा। अब कुछ चीजें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, बोनस पॉइंट बता रहा हूं। ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो उनको रेक्टिफाई करते हुए चलना है।
आपको बेसिक्स के ऊपर काम करना है और हार्ड वर्क नहीं छोड़ना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आप रटो मत मेरे भाई, बोर्ड्स के लिए भी आप प्रिपरेशन जेईई नीट की करो, ऑटोमेटिकली बोर्ड में मार्क्स आएंगे। हर टॉपर 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली चल रही होती है। अब अगर आप बेसिक्स में फंसे हुए हो तो बेटा इसी ही पर्टिकुलर चैनल के ऊपर देखो, सारी YouTube की बेस्ट प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। क्यों? क्योंकि मेहनत तो मैं शुरू से ही कर रहा हूं। आप एक काम करना, आप कुछ मत करो, आप YouTube की ये वाली प्लेलिस्ट खोलना भाई, आप इस चैनल पर आए नीट बेसिक्स से टॉपर पे। ये जो नीट की नींव दिख रही है ना, 18 लेक्चर है, ये अगर आपने देख लिए ना तो आपको फिजिक्स से डर ही खत्म हो जाएगा। अरे यार यही सब गलतियां तो मैं फिजिक्स में कर रहा था, लेकिन आज के बाद नहीं करूंगा, एजे सर ने बता दिया है ऐसे करना है। मेहनत करनी है तो डिटेल में पढ़ो, वन शॉट के चक्कर में मत पढ़ो बेटा, अभी बहुत टाइम है। डिटेल्ड प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। ये देखो मोशन इन वन डायमेंशन के 6 लेक्चर हैं। आप ये देखो यहाँ के मोशन इन वन डायमेंशन के 6 लेक्चर, 5 यहां पर आप पाओगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के आपके 6 लेक्चर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के 9 लेक्चर है। 1.5 से 2.5 घंटे का एक लेक्चर है बेटा। आप डिटेल में आज नहीं पढ़ोगे ना तो आप हमेशा बेटा शॉर्टकट वाला रास्ता ही पकड़ोगे। और अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और वो आज से। अगर मैं बच्चों उस टाइम पे फिजिक्स के बहुत अच्छे से आंसर लिख के 3 महीने में प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता 12th में, तो शायद आज मैं इतने अच्छे से यहां पर लिख कर नहीं पढ़ा पा रहा होता। हर एक चीज कनेक्टेड है आपकी लाइफ में, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये चैनल आपको कंप्लीट फ्री डिटेल्ड प्रिपरेशन कराता है नीट और जेईई की। अगर आप आए हो तो फॉलो करके चले जाना, और अभी मत करो, आप जाओ कोई भी वीडियो पे साइमल्टेनियसली और जाके उसके कमेंट चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कितनी इजीएस्ट लैंग्वेज में मैं आपको फिजिक्स पढ़ा देता हूं। तो थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस अपने को काय पे लेकर आने हैं आप ये भी बता सकते हैं बेटा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।